तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आया हूँ क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो यदि आपने मेरा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। अब सबसे पहले हमको उस पार्ट का नाम जो है ना उसी को समझ लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आज ये बेसिक क्लास है, ठीक है, आज ये परिचय है उस पार्ट का। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज हम लोग इसका परिचय देख लेते हैं कि होता क्या है ये सारी चीजें। तो इसमें क्या बोला है, दो चर वाले, मतलब ऐसा ऐसा कोई समीकरण रहेगा जिसमें दो चर रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने लिखा है 2x + 1 = 0, तो इसमें क ठो चर है, एक ठो x है ना, ये एक ठो चर है। ठीक है, दो ठो चर तब होता है जैसे इस तरह से हो, है ना, इस तरह का अगर कोई समीकरण हो तो इसको दो चर वाला बोलेंगे। मतलब देखिए कितना चर है, एक और दो। जब दो चर रहेंगे तो दो चर वाला। अगर कुछ इस तरह से अगर समीकरण हो, इस तरह से, तो ये दो चर वाला नहीं है, क्योंकि x से x है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 5x = 3। इस तरह से, तो ये दो चर नहीं है, ये वाला दो चर है। ठीक है, x y है। अगर मान लो x y z तीन तो रहे तो तीन चर वाला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। इसमें दो भी जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसमें दो समीकरण दिए रहेंगे। जैसे कुछ इस तरह का रहेगा, a1x + b1y + c1 = 0। पहला समीकरण इस तरह का रहेगा। दूसरा रहेगा a2x + b2y + c2 = 0। ये दूसरा समीकरण है। यानी जब दो समीकरण को, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा हमेशा उसमें दो समीकरण रहेंगे, तो उन्हीं को हम बोलेंगे समीकरण युग्म। क्या बोलेंगे, समीकरण युग्म। इसमें कितने चर हैं, एक ठो दो ठो, दो चर इसमें भी है, दो चर इसमें भी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग तीन मेथड से यूज करेंगे, तीन मेथड का यूज करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग तीन ठो विधि पढ़ेंगे जो कि x और y की वैल्यू निकालने जाती है। ठीक है, तीन विधि कौन कौन सी। तो पहली जो विधि है उसको हम बोलेंगे ग्राफी। ठीक है, ग्राफी विधि। ठीक है, दूसरी हो जाएगी विलोपन विलोपन विधि, और तीसरी हो जाएगी प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि। इन विधियों को हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तीन विधि है इस चैप्टर में, तीनों विधि को हम पढ़ेंगे और तीनों विधि में x और y के मान को निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफी विधि को समझ लेते हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है और ये क्या होता है। बारी बारी से करके समझेंगे, आज बेसिक क्लास है, फिर बाकी बाद में क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ ग्राफी विधि, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, सिर्फ उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कुछ और भी बेसिक चीजें हैं जिनको मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि कोई समीकरण है, मान लेते हैं कि ऐसा कोई एक समीकरण है, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0। ये अगर मान लो दो समीकरण है, एक क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन है। अब बोलेगा कि इसी क्वेश्चन पे ना ग्राफी विधि में क्या होता है कि आपको ध्यान देना है। ग्राफी विधि में तीन फार्मूलों को आपको याद रखना है, तीन फार्मूले। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ग्राफी विधि में तीन फार्मूले आपको याद रखना है। पहला फार्मूला हो गया a1/a2 = b1/b2। अगर इस तरह का दिया हो और यहाँ पे नॉट इक्वल टू हो, ठीक है, यानी इसके बटा में ए और इसके बटा में ए लिखने के बाद यदि दोनों संख्या बराबर में नहीं आती है तो उसको हम बोलेंगे एक हल। क्या बोलेंगे, एक हल। यानी इन दोनों समीकरणों का एक ठो हल होगा। अगर ये वाला रूल होता है, ये वाले फार्मूले पे ये दोनों अगर फॉलो करते हैं समीकरण, जैसे मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा, ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये इस प्रतिबंध को, इस फार्मूले को यदि ये दोनों समीकरण फॉलो करेंगे तो एक हल होगा, या तो फिर हम ऐसे बोलेंगे अद्वितीय हल। दो चीजें बोल सकते हैं, एक हल बोल सकते हैं या तो फिर अद्वितीय हल बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगर इस तरह से हो a1a2 = b1b2 = c1c2, यदि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो तो इसको बोलेंगे अनेक हल। क्या बोलेंगे, अनेक हल, या तो फिर अनंत अनेक हल। ठीक है, अनेक हल भी होते हैं इसके, अनंत अनेक हल भी बोलते हैं। तीसरा नंबर अगर मान लीजिए इस तरह से दिया हो a1a2 = b1b2 = नॉट इक्वल टू c1c2, अगर इस प्रतिबंध को फॉलो करेगा तो उसको बोलेंगे कोई हल नहीं। क्या बोलेंगे, कोई
हल नहीं। मान लीजिए कि अगर इस प्रतिबंध को फॉलो करेगा तो कोई हल नहीं होगा। अब थोड़ा सा याद रखिएगा, क्या याद रखना है, एग्जाम में ना क्वेश्चन में पूछता है ऐसे दो समीकरण दे देगा, बोलेगा संगत है कि असंगत है, सिर्फ ये पूछेगा। क्या बोलेगा, दो 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 समीकरण दे देगा, बोलेगा कि चेक कीजिए, जांच कीजिए कि संगत है कि असंगत है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है जिनका हल होता है, जैसे इसका हल है, इसका हल है, तो इन दोनों प्रतिबंधों को अगर फॉलो करेगा या दोनों में से किसी एक को भी फॉलो करेगा, चाहे इसको करे चाहे इसको करे, तो उसको बोलेंगे हम संगत। क्या बोलेंगे, संगत। और जिसका हल नहीं होता, अगर वो वाला आ रहा है फॉर्मूला, वो वाले को फॉलो कर रहा है, तो उसको बोलेंगे असंगत। आई होप आप समझ रहे होंगे। अभी मैं काफी एग्जांपल्स समझाऊंगा, तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि कौन से में संगत होगा और कौन सा असंगत होगा, किस फार्मूले में कौन सा हल होगा। ठीक है, तीन चार चीज याद रखनी है। पहला नंबर याद रखना है, अगर इस फार्मूले को फॉलो करेगा तो एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। ठीक, इस फार्मूले को फॉलो करेगा तो अनेक हल होगा, इस फार्मूले को फॉलो करेगा तो कोई हल नहीं होगा, उस दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर, संगत और असंगत कैसे जानेंगे, जब कोई हल हो, जैसे एक हल हो या अनेक हल हो, तो दोनों संगत होंगे। यानी अगर मान लीजिए दो समीकरण दिया है, अगर मैंने उनको चेक किया तो चाहे इसको फॉलो कर रहा है चाहे इसको कर रहा है, अगर किसी एक में भी सेटिस्फाई है तो हम क्या बोलेंगे कि जो समीकरण है वो संगत है। कैसा समीकरण है, संगत है। संगत तभी होगा चाहे इस समीकरण, चाहे इस फार्मूले को फॉलो करे चाहे इसको। अगर कोई हल नहीं वाला आ गया तो वो समीकरण क्या हो जाएंगे, असंगत। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है, तो इसको अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो दोस्तों इस तरह से मान लीजिए दो समीकरण दिए हुए हैं, क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया है और पूछा है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो समीकरण है, ये संगत है कि असंगत है, तो चेक करना है, क्या करना है, जांच करना है। मान लीजिए जांच करना है संगत या असंगत। ठीक है, हमें जांच करना है, तो कैसे जांच करेंगे, हम बताए थे आपको, कुछ प्रतिबंध बताए थे, कुछ फार्मूले बताए थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। तो अगर मान लीजिए मैं इस फार्मूले को लिखता हूँ a1/a2 बराबर b1/b2, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नॉट इक्वल टू, इस फार्मूले पे रख के देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं बोलूं कुछ इस तरह से है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से अगर दिया हो, कुछ इसी तरह से ये समीकरण दिए हुए हैं, यानी x के जो बगल में है वो क्या है, 2, यानी a1 का मान कितना है, 2, b1 का मान कितना है, 3, और c1 का मान कितना है, 5। अब यहाँ पे देखिए a2 का मान 3 है, b2 का मान 5 है, c2 का मान 4 है। तो सबसे पहले जो तुलना करके लिख लेते हैं, तो a1 का मान देखिए कितना मिला हमें, a1 बराबर, यानी a1 का मान कितना है, 2, b1 का मान कितना है, 3, और c1 का मान कितना है, 5। ठीक है, a2 का मान कितना है, 3, यानी a2 की जगह पे 3 है, एंड b2 का मान कितना है, 5, एंड c2 का मान कितना है, 4। ठीक है, अब इन्हीं मानों को रख के हम चेक करते हैं कि संगत है कि नहीं। ठीक है, तो इनको रख के चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसको रखें, तो 2, a1 की जगह पे 2, a2 की जगह पे 3 बराबर b1 की जगह पे 3 और b2 की जगह पे 5। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर है क्या, नहीं है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू, यानी ये दूसरे के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत। क्यों, क्योंकि इसका एक हल होगा। जब इस प्रतिबंध को फॉलो करता है तो एक हल होता है। अभी अभी मैंने बताया था कि जब a1/b2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो उसका मतलब एक हल होगा, यानी एक अद्वितीय हल होता है। और जब कोई हल होता है तो समीकरण क्या होते हैं, संगत होते हैं। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज ये हमारा बेसिक क्लास था। अब हम लोग कल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3.1। ओके।